हाय गाइस। टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स की जो हमारी सीरीज है इसके जीरो से हीरो इसके पार्ट 4 में आज आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल एनालिसिस की जो शुरुआत हुई वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मोनेहिशा होमा नाम के एक जापानीज राइस ट्रेडर थे ये 1700s में। तो बेसिकली ये जो राइस के प्राइसेस थे कि राइस के प्राइसेस कैसे वेरी करते हैं, डेली वीकली कहाँ पर खुलते हैं और उसके बाद क्या हाई बनाते हैं क्या लो बनाते हैं, उसकी स्टडी ये करते थे। तो ये 1700s में लगभग इन्होंने ये तरीका इजाद किया था और इसका नाम इन्होंने, क्योंकि मोमबत्ती की तरह दिखते थे इनके चार्ट्स, तो इन्होंने इसका नाम कैंडलस्टिक चार्ट रखा था। तो जैसे कि किसी महीने में या किसी दिन में राइस के प्राइजेस यहाँ से खुले तो ये हो गया हमारा ओपन प्राइस। उसके बाद थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आकर के यहाँ उसने एक लो बनाया। तो इन्होंने लो को ऐसे डिपिक्ट किया विक से। विक यानी कि जैसे कि मोमबत्ती में विक होती है, बीच में उसकी बॉडी होती है मोमबत्ती में और ऊपर या नीचे उसमें विक्स होती हैं। तो ये लो प्राइस हो गया, ये ओपन हो गया। फिर उस महीने के 15 तारीख को या 20 तारीख को एक हाई लगाया प्राइस के प्राइजेस ने, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं किया और फाइनली यहाँ पर आकर वो प्राइस क्लोज हुआ। तो ये चार प्राइजेस को लेकर के मिस्टर होमा जो थे इन्होंने कैंडलस्टिक्स ड्रॉ करने शुरू किए ताकि वो विजुअली, मतलब टेबल में जो हमें विजिबल नहीं होता है, वो विजुअली उनको जो चार्ट थे प्राइजेस का नीचे जाना या उनका ऊपर आना, तो वो उसको बेहतर तरीके से ग्राफिकली जो है आंखें और दिमाग परसीव कर पाए। तो इससे उनको बहुत फायदा हुआ था अपने बिजनेस में। इस तरीके से कैंडलस्टिक चार्ट की शुरुआत जापान में हुई थी 1700 में, 18th सेंचुरी में। अपने इन रूल्स को उन्होंने सकाटा रूल्स बोला था। सकाटा रूल्स क्या है बेसिकली, उसका मतलब है कि उनके ट्रेडिंग रूल्स, जैसे हम लोग का ट्रेडिंग सेटअप होता है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। इस तरह का इनका भी एक ट्रेडिंग सेटअप था। तो ये इन्होंने अपना जो ट्रेडिंग सेटअप बनाया था उसका इन्होंने सकाटा रूल्स का नाम दिया था। इसमें 3 नंबर की बहुत महत्ता है क्योंकि जापान में जो वहाँ पे कल्चरली उस समय 3 नंबर को बहुत डिवाइन मानते थे। तो इनके जो चार्ट्स हैं उसमें 3 गैप्स अगर आ जाएं, 3 माउंटेन्स, मतलब ये तो कल्चर वाली बात हो गई, 3 रिवर्स, 3 पैरेलल लाइंस, 3 मेथड्स। तो 3 पे बहुत जोर दिया था इन्होंने। अब हम आ जाते हैं किसी विक पर। हाँ, ये अपने जो बनाते थे विक्स, ये इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में काम करते थे। ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों काम करते थे ये, क्योंकि मिस्टर होमा जो मानते थे, मतलब इन्होंने इसको एक तरह से शतरंज का खेल जैसे होता है उस तरीके से देखते थे। तो जो वाइट, जब तेजी होती थी मार्केट में कैंडल में, तो उसको वो वाइट से डिनोट करते थे और जब अगर मंदी होती थी तो उसको ब्लैक से डिनोट करते थे। तो ये एक ब्लैक कैंडल बनी हुई है। तो ये बेसिकली बॉडी है जो मैंने अभी बताई आपको, रियल बॉडी। और ये ऊपर नीचे इसके विक्स है। ये सिंपल उसका प्रदर्शन है। मैं बार बार, अपने 4 सेशन हो गए बट हम लोगों ने अभी कुछ भी ट्रेंड इंडिकेटर ये सब शुरू इसलिए नहीं किया है क्योंकि देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है टेक्निकल एनालिसिस में कि टेक्निकल एनालिसिस को सीख तो सब कोई जाते हैं, सबको पता है कि ये पैटर्न बन रहा है, मारू बोजू बन रहा है, लेकिन उसको ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में कितने लोग यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप कैंडलस्टिक चार्ट को समझ तो लेंगे, लेकिन उसको बिहेवियरली अपनी इन्वेस्टिंग में उतारना और उसको एक्चुअली प्रैक्टिस करना, उसके आधार पर निर्णय लेना, ये दोनों बहुत डिफरेंट बातें हैं। खैर, बेसिक कैंडल्स पे हम आते हैं। ये वाइट, जैसे कि मैंने बोला कि ग्रीन को वाइट भी कहते हैं क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट शतरंज से आया है। तो इसमें जो हमारी वाइट कैंडल है, इसमें ये प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, ये वाला लो बनाता है, ये वाला हाई बनाता है और यहाँ पर क्लोज होता है। तो जब क्लोज जो है ओपन से ऊपर है, ये वाला क्लोज ओपन से ऊपर है, तो कैंडल ग्रीन बनती है। क्यों? क्योंकि इस दिन तेजी का माहौल है। यहाँ पे मार्केट खुला और ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर बंद हुआ, तेज रहा, है ना, बुल्स उसमें हावी रहे, इसलिए ये ग्रीन है। इसका उल्टा यहाँ पर है, मार्केट ऊपर खुलता है, एक हाई बनाता है, लेकिन अल्टीमेटली एक लो बनाने के बाद यहाँ पर आकर क्लोज होता है। तो यहाँ पे ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है, इसका ठीक उल्टा। इसलिए ये रेड कैंडल है और ये
आपकी मंदी को प्रदर्शित करती है। सटल डिफरेंस वही है, कोई खास बात इसमें नहीं है, बस ये दिखाने के लिए है कि इसमें इसमें वही बात तो मैंने वहां पे बता दी, इसमें क्लोज ऊपर होता है और इसमें ओपन ऊपर होता है, इसका उल्टा नीचे होता है। अब हम पहली बार कोई कैंडल के पैटर्न को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं कैंडल स्टिक चार्ट के पैटर्न्स को। सबसे पहले मारू बोजू का मतलब दो इसके मीनिंग्स होते हैं। एक तो मीनिंग होता है इसका बाल्ड, बाल्ड का मतलब हो गया गंजा, मतलब ऊपर कोई विक नहीं है, नीचे भी कोई विक नहीं है, दोनों ही तरफ में इसकी विक नहीं होनी चाहिए, एकदम प्लेन कैंडल होनी चाहिए। और दूसरा होता है कंप्लीटली ओवर पावर करना, मतलब अपने दुश्मन को चित्त कर देना, जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ये कंप्लीट ओवर पावर को दिखाता है। कैसे कंप्लीट ओवर पावर हुआ? मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और बंद हुआ जब शाम को, तो यहाँ पे बंद हुआ। एक बार भी, मतलब यूनि डायरेक्शनल है, ओपन होके फिर बंद यहाँ हुआ। अगर नीचे वीक होती तो कुछ संघर्ष पता चलता कि ऊपर गया फिर वहां से फिर बियर्स नीचे लाए इसको, या इधर गया तो फिर उसको बुल्स ऊपर ले, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से खुला, बुल्स पूरे हावी रहे, बियर्स कहीं नहीं थे, बियर्स को पूरा चित्त किया और मार्केट को यहाँ पे बंद किया। वैसे उल्टा इसका यहाँ हुआ, यहाँ पे मार्केट खुला, बियर्स ने बुल्स को बिल्कुल चित्त किया, यहाँ पे क्लोज हुआ। तो बिल्कुल चित्त किया, पटक दिया, धोबी घाट, धोबी पछाड़, तो मारू बोजू बनती है। मारू बोजू की इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें विक्स नहीं होनी चाहिए और लेंथ कितनी बड़ी है। अगर एक मारू बोजू इतनी लंबी बन रही है और एक मारू बोजू इतनी बड़ी बन रही है, तो दोनों में बहुत अंतर है। जितनी लंबी मारू बोजू बनेगी एज कंपेयर टू द पास की कैंडल्स, जैसे मान लीजिए इसके आसपास 10-20 कैंडल्स हैं और इसकी लंबाई उनकी 4 गुना है, तो इसका महत्व बढ़ जाएगा। साथ में नीचे वॉल्यूम कितना है, खैर वो हम बाद में, वॉल्यूम पे बाद में आएंगे। तो लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, खुद जो बॉडी है इसकी, इसकी बॉडी की लेंथ, और विक्स इसमें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। अगर कहीं चार्ट में कोई ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए ऐसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड के बाद एक बड़ी मारू बोजू बन जाए ग्रीन, तो मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा, हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल है। उसका उल्टा, मान लीजिए कि कोई अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर एक रेड मारू बोजू बन जाए, ये वाली क्या थी, ग्रीन, डाउन ट्रेंड के बाद, ये अप ट्रेंड के बाद क्या है, रेड। तो अप ट्रेंड चल रहा था लेकिन एक बड़ी मारू बोजू बन गई, वो भी रेड, तो इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो वो हमने बताया ट्रेंड रिवर्सल में, या तेजी या मंदी में ट्रेंड रिवर्सल को बेसिकली बताता है मारूबोजो। स्पिनिंग टॉप्स क्या है? स्पिनिंग टॉप्स में क्या है, बॉडी छोटी है और ऊपर नीचे विक्स ठीक ठाक लंबी है। इसका मतलब है इनडिसीजन। मतलब कैसे? यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, जैसे ही ऊपर गया वहां पे बेयर्स हावी हो गए, जैसे ही नीचे गया यहाँ पे बुल्स हावी हो गए, और जहां पे था उससे थोड़ा ऊपर या जहां पे था उसका थोड़ा नीचे बंद हो गया। तो कलर का कोई बहुत मतलब नहीं होता है स्पिनिंग टॉप्स में, बस ये बताता है ये इनडिसीजन है, इनडिसीजन है। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट तय नहीं कर पा रहा है कि कहाँ जाना है। तो अगर कोई चार्ट है, तो अब जब वो रेंज बाउंड होगा, जैसे यहाँ से तो ऊपर गया, अब जब रेंज बाउंड होगा तब स्पिनिंग टॉप्स यहाँ रेंज बाउंड वाले इलाके में रेंज बाउंड में बनते हैं। फिर उसके बाद कोई यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगी या बेरिश बनेगी, और उसके बाद यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा दोनों तरफ में। तो जो ये वाला एरिया है जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है, वहां पे आपको बहुत सारे स्पिनिंग टॉप्स दिखाई पड़ेंगे। तो जब बहुत सारे स्पिनिंग टॉप्स बनने लगे, तो समझ जाइए कि अब सूनर और लेटर कहीं ना कहीं ऊपर ब्रेकआउट या नीचे ब्रेकडाउन होने की पूरी संभावना है। ये जैसे स्पिनिंग टॉप्स थे उनका बड़ा भाई है, इसमें लट्टू और पतला हो गया, तो इसको डोजी बोल देते हैं। डोजी में ऑलमोस्ट जहां ओपन हुआ वहीं पे क्लोज होता है। यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, फिर आया यहीं पे क्लोज हो गया। तो बॉडी इसमें होगी ही नहीं, तो इसमें कलर भी नहीं होगा। तो अगर स्पिनिंग टॉप्स का मतलब इनडिसीजन था, तो इसका मतलब है क्लियर कट इनडिसीजन। फिर नीचे हमने देखा है कि वॉल्यूम अगर हैवी है तो वो और इनडिसीजन को बताता है। और जितने ज्यादा स्पिनिंग टॉप और डोजी बनेंगे, इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल होगा या ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। हैंगिंग मैन और हैमर, कई लोग इसको याद करते हैं, मतलब इनके नाम याद कर लिए और तरीके याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस उसके पीछे की फिलॉसफी समझ जाएंगे कि ये अब कोई पूछे आपसे कि बेलिश है, बुलिश है या बेरिश है, यहाँ रेड दिख रहा है तो बेरिश लग रहा है, ग्रीन भी होता तो भी आप बता सकते हैं। ये कैसे?
जैसे अब देखिए, यहाँ पर कैंडल खोली, उसके बाद थोड़ी सी ऊपर गई, उसने एक हाई लगाया, लेकिन यहाँ पे उसको फिर बियर्स ने टिकने नहीं दिया, वहां से सेलिंग प्रेशर आया, नीचे आया कैंडल, सेलिंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर यहाँ तक आया, लेकिन फिर वापस से रिवर्सल होकर यहाँ जाकर के मार्केट ऊपर बंद हुआ। लास्ट में कौन जीता? लास्ट में इसमें जीते बुल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आने के बाद उन्होंने बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरती और यहाँ तक इसको लेकर के गए। तो लास्ट में अगर बुल्स उसको यहाँ तक नहीं ले जाते तो कैंडल यहीं पे बंद होती। चूंकि बुल्स उसको यहाँ तक ले गए इसलिए बुलिश कैंडल है। क्लोजिंग प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सैक्रोसैंक्ट है, इसलिए ये बुलिश कैंडल हुई। तो बुलिश कैंडल की वैल्यू कब आएगी? इस कैंडल की वैल्यू कब आएगी हैमर की? जब कोई डाउन ट्रेंड चल रहा हो, डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट गिर रहा है, स्टॉक गिर रहा है, गिरते गिरते लास्ट में जाके यहाँ पर अगर हैमर बन गया ऐसा एक हैमर, और इसके बाद अभी हम आगे भी देखेंगे अगले दिन इसका कंफर्मेशन कैसे रखते हैं, बट अगर हैमर बन गया तो इस बात की प्रबल संभावना है कि ये अब ट्रेंड रिवर्ट होगा, ट्रेंड रिवर्सल होगा और बुलिश से अब बेरिश होने की संभावनाएं हैं। इसमें बॉडी छोटी हो और विक्स जितनी लंबी हो, जितनी लंबी विक होगी नीचे वाली, इसकी जितनी लंबी विक है इसके पावर को उतना ज्यादा बढ़ाती है। बॉडी जितनी छोटी हो और विक्स जितनी लंबी हो, किसकी तुलना में? एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कैंडल्स। अगर प्रीवियस कैंडल की लंबाई इतनी है और विक्स हमारी विक इसकी इतनी लंबी बनी है तो बहुत बुलिश संकेत है। फिर नीचे वॉल्यूम भी चेक करेंगे हम, अगर हैवी वॉल्यूम है तो मतलब लगभग कंफर्म है। अगले दिन एक बार और देखेंगे कि कहाँ पे खुलता है, अगर जैसे गैप अप खुलता है तो पक्का हो गया। तो इस तरीके से हमने बिना नाम रटे, बिना हैंगिंग मैन का नाम रटे, इसको देख के समझ लिया कि ये बुलिश है। तो डोजी चार तरह की होती हैं। एक तो स्टैंडर्ड डोजी हो गई, जहां पे वो खुला वहीं पे ऊपर गया, थोड़ा थोड़ा नीचे गया, वहीं पे बंद हो गया, ये इनडिसीजन हो गया। इसके बाद ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब इसको कोई पूछे आपसे तो ये हैमर की तरह है, तो ये भी बुलिश होगा, लेकिन कब होगा? जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो और यहाँ पर टी के आकार का ड्रैगन फ्लाई डोजी हमारा ऐसा बन गया। तो मतलब ये जो पीछे कहानी कही, आप इसको बैक करके सुन लेंगे, वही कहानी ड्रैगन फ्लाई डोजी के लिए भी है। तो ये बुलिश है, ये इनडिसीजन है ये वाला। ग्रेविस्टन डोजी इसका ठीक उल्टा बनता है, ये बेरिश है। कैसे? एक मार्केट अपट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पे गया, उसके बाद हमारा ये बन गया, इन्वर्टेड हैमर बन गया, या हमारा ग्रेवस्टोन डोजी बन गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से फिर से ट्रेंड रिवर्सल होने की प्रबल संभावना है, मोस्ट प्रोबेबली। लॉन्ग लेग डोजी डोजी है, तो ये वही बात है कि इसमें थोड़ा सा जितना इसके ऊपर वाली वीक होती जाएगी, इसका प्रभाव, इसके नीचे वाले वीक का प्रभाव उतना कम होता जाएगा। मान लीजिए ये इतनी लंबी दोनों हो जाए तब तो इंडिसीजन हो गया। तो अगर इसको बुलिश होना है, इसको ग्रेवस्टोन को, तो ड्रैगन फ्लाई को, तो ऊपर की विक छोटी होनी चाहिए। अगर ग्रेवस्टोन डोजी को ठीक ठाक बेरिश होना है, बताना है, तो उसकी विक इतनी लंबी होगी बट उसका ये वाला विक छोटा होगा। लॉन्ग लेग डोजी जो है वो, जैसे था हम लोग बात कर रहे थे कि अगर लॉन्ग लेग है तो उसमें इंडिसीजन है। ग्रेवस्टोन डोजी, डोजी जिसका नाम ही पता है कि बेरिश, क्योंकि ये एक अपट्रेंड के बाद ग्रेवस्टोन डोजी ऐसे बन गई। और स्टैंडर्ड डोजी एनीथिंग जो उसके बाद चल रहा है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। तो अब हम देखेंगे एनगल्फिंग पैटर्न दूसरी तरह का है, इसमें एनगल्फ कर लेता है। ये दूसरा पैटर्न हम आ गए, मारू बोजू पहला था, दूसरा हमारा डोजी था, तीसरे पे हम आ गए। तो एनगल्फ कर लेता है कि इसको, ये रेड कैंडल एक बनी, बाद में ग्रीन कैंडल ने इसको एनगल्फ कर लिया। कैसे एनगल्फ कर लिया? कि इसका ओपन और क्लोज के बीच में ये वाली पूरी कैंडल समाहित हो गई, और चूंकि ये बुलिश है तो बुलिश एनगल्फिंग हो गया। तो इसके पहले अगर दो तीन कैंडल और होती, कोई भी होती, वो सबको सब्ज्यूम कर लेगा आपके अंदर में। ये अगर ये भी रेड है, ये भी रेड है, तो इन सब की जितनी बेरिशनेस थी इसको इसने आज यहाँ पे खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने उसको एनगल्फ कर दिया, खा लिया। जैसे यहाँ पे बेरिश बुलिश एनगल्फिंग था, यहाँ पे बेरिश होगा, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग होगा, मतलब ये जितना भी था इसको इसने खा लिया। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ही ये सब्स्यूम हो गई हमारी ग्रीन कैंडल, तो ये हमारा बेरिश एनगल्फिंग हो गया। तो बुलिश बुलिश एनगल्फिंग में हम बुलिश जाएंगे, बेरिश एनगल्फिंग में, बेरिश एनगल्फिंग में हम बेरिश जाएंगे। ये अभी कॉल और पुट की बात बाद में होगी। तो इस तरीके से हमने आज थोड़ी सी हिस्ट्री जानी कैंडलस्टिक चार्ट्स की, और हमने देखा कि मारूबोजू क्या होते हैं,
फिर हमने देखा कि स्पिनिंग टॉप क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि डोजी क्या होते हैं, और फिर हमने देखा कि एनगल्फिंग पैटर्न्स क्या होते हैं। तो हम इन सारे सारे पैटर्न्स को चार्ट पर भी देखेंगे, खोजेंगे कि कहाँ पर हम कोई चार्ट खोल लेंगे निफ्टी का या किसी का और देखेंगे, और कि कहाँ पर ये पैटर्न्स बन रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि देखें कि भाई क्या सही में ट्रेंड रिवर्सल होता है इनके आने से। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आप लाइक करते हैं तो इसकी रीच बढ़ती है, और वीडियो बनाने वाले को अपना टाइम दे करके ऐसे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।